भारत सरकार ने 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और उसके साथ साथ भूपेन हजारिका। इस बड़ी खबर पर हम अपनी पेशकश आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर सीबीआई ने रेड मारी है। हुड्डा के रोहतक वाले घर पर सुबह सुबह सीबीआई की टीम पहुंची और वहां जमीन आवंटन केस से संबंधित दस्तावेज खंगाले। हुड्डा पर साल 2009 से 2012 के दौरान अवैध तरीके से जमीन आवंटन का आरोप है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घर में मौजूद थे, जबकि रेड के दौरान किसी भी बाहरी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि छापेमारी की खबर मिलते ही हुड्डा के समर्थकों का जमावड़ा लग गया। भूपेंद्र सिंह के बेटे देवेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और मुंबई से बेंगलुरु तक हर जगह चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को भी पकड़ा है, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में 7 जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे। खबर है कि आतंकी इन जगहों की रेकी भी कर चुके थे। वहीं महाराष्ट्र से गिरफ्तार आईएस के 9 आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये गणतंत्र दिवस के जश्न में जहरीली मिठाइयों के जरिए दहशत फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद मुंबई समेत तमाम महानगरों में खास एहतियात बरते जा रहे हैं। कोल्ड अटैक से पूरा यूरोप बेहाल है। यूरोप के ज्यादातर हिस्से बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीर ऑस्ट्रिया की है, जहां बर्फबारी रुकने के बाद जब पार्किंग में खड़ी एक कार को बैक किया गया तो इस पर हैरत अंगेज तरीके से कई फीट तक बर्फ जमी नजर आई। देखने में ऐसा लग रहा था मानो बर्फ का छोटा सा पहाड़ कार के ऊपर रख दिया गया हो। कार के ऊपर बर्फ के अंबार को देखकर आसपास के लोग सकते में पड़ गए और किसी तरह के हादसे से बचने के लिए कार से दूरी बना ली। हिंदुस्तान में भी बर्फबारी रिकॉर्ड बना रही है। पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी भारी स्नोफॉल से बेहाल है। यहाँ मौसम की दूसरी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। एक दिन में आसमान से इतनी बर्फ गिरी कि पूरा इलाका सफेद हो गया। अचानक हुई बर्फबारी के चलते लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। साथ ही शीतलहर का भी प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं स्नोफॉल के कारण मसूरी धनोल्टी मार्ग फिर बंद हो गया और कई लोग रास्ते में फंस गए। मुंबई के पीएनबी स्कैम में आरोपी नीरव मोदी का बंगला तोड़ने का काम शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने नीरव मोदी के बंगले को तोड़ने का आदेश जारी किया है। हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे नीरव मोदी का अलीबाग में समंदर किनारे शानदार बंगला है, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ में है। दरअसल नीरव मोदी 11,000 करोड़ के फ्रॉड केस में आरोपी है और कोर्ट से वारंट इशू होने के बाद से देश छोड़कर फरार हो चुका है, जिसके बाद उसकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए गए थे। मुंबई के समंदर में बड़ा हादसा देखने को मिला है। बॉम्बे हाई के पास एक शिप पूरी तरह से लहरों में समा गया और देखते ही देखते शिप में लदे कंटेनर और दूसरे सामान पानी पर तैरने लगे। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और जहाज में सवार 7 लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू किए गए ये 7 लोग ओएनजीसी के कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि शिप में कल से लगातार पानी भरता जा रहा था और आज ये शिप पूरी तरह से समंदर में समा गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया। रिपब्लिक डे के मौके पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। सीएम योगी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाले एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया। एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पहला प्रोजेक्ट है। सीएम योगी ने नोएडा से एक्वा लाइन को हरी झंडी दिखाई और नोएडा सेक्टर 142 तक पैसेंजर के तौर पर मेट्रो में सफर भी किया। एक्वा लाइन नोएडा के सेक्टर 52 से शुरू होगी और ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर 1 तक जाएगी। करीब 30 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 21 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो रूट के चालू हो जाने से करीब 10 लाख लोगों को फायदा होगा। 2019 के संसदीय चुनाव का बिगुल बजने में अब मुश्किल से 2 महीने का वक्त बचा है। आपका अपना चैनल न्यूज नेशन लोकसभा चुनाव की सबसे व्यापक और सबसे विश्वसनीय कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता पूरे देश में घूमकर वोटर्स का मूड समझने की कवायद में जुटे हैं। बात करें राजस्थान की तो यहाँ कुल 25 सीटें हैं और न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 16 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में बीजेपी को 40% वोट मिल सकते हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस को 35% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सामान्य वर्ग के लोगों को रोजगार और शिक्षा में 10% आरक्षण पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि कोर्ट ने अपने स्तर पर फैसले का निरीक्षण किया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत में दाखिल याचिका में 10% आरक्षण के फैसले को संविधान की मौलिक भावना के साथ छेड़छाड़ बताया गया है। ग्रीस की संसद के बाहर एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जहां प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, वहीं प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पेट्रोल बम से हमला किया। प्रदर्शनकारी इस दौरान पत्थरबाजी भी करते रहे, साथ ही पटाखे भी छोड़ते रहे। ग्रीस की संसद के बाहर जारी इस संग्राम की वजह पड़ोसी देश मैसेडोनिया के नाम को लेकर हुई डील, क्योंकि अब इसका नाम रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया होगा। इसे लेकर ग्रीस की संसद में प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन डील के विरोध में लोग एथेंस की संसद के बाहर डट गए।
प्रियंका गांधी, ये एक ऐसा नाम है जिसने राजनीति में सक्रियता से दखल देने की बात क्या कही कि उसके बाद से लगता है जैसे कि भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के वक्तव्य कुछ ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिन्हें आप अशोभनीय कह सकते हैं, जो इसलिए अशोभनीय है क्योंकि प्रियंका गांधी एक महिला है और एक महिला के प्रति अशोभनीय व्यवहार और अशोभनीय टिप्पणी अपने आप में एक मानसिकता को प्रदर्शित करती है, उसका परिचायक है। बीजेपी के बहुतायत नेता आज जिस भाषा का इस्तेमाल प्रियंका गांधी के लिए कर रहे हैं वो अपने आप में न सिर्फ अनुचित है बल्कि उनकी संकीर्णता को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या आज प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में दखल रखने के साथ ही या यूं कहीं की कदम रखने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भूचाल आ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी आज प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से अपने आप को असहज महसूस कर रही है? और अगर नहीं तो फिर बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? यह सवाल बीजेपी से आज पूछना आवश्यक है। वो हमेशा अपने को अमेठी और रायबरेली से समेटे रही हैं, उसके बाद का कहीं और का कार्यक्रम हम उनका जानते भी नहीं है। प्रियंका वढेरा जी राहुल गांधी जी को बहुत टेंशन दे चुकी हैं। अभी ऐलान के बाद उनकी नई राजनीतिक पारी के लिए जरूर उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए खुद को साबित करने के लिए। सियासी हमलों तक तो बात ठीक लगती है, लेकिन जब जुबान फिसलने लगे और हमले निजी हो जाएं, तो वो बदजुबानी कहलाता है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासी एंट्री के बाद इसी तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस भारी गलतफहमी में जी रही है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। जनाब, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, नाम है विनोद नारायण झा। लेकिन प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री के बारे में उनका बयान उनकी सोच को बयां करता है। विनोद नारायण झा बदजुबानी की रेस में अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जो प्रियंका के सियासी एंट्री पर बेतुके सवाल उछाल रहे हैं। अब परिवार है, आज प्रियंका जनरल सेक्रेटरी बनी है, कल उनके बच्चे जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। राहुल गांधी की बस की बात नहीं है। उनकी माताजी ने बोला होगा बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हम बहन को भी साथ लेकर चलना, थोड़ी कम से कम रोने में समर्थन मिलेगी। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं तो पत्नी किसकी? रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, और रॉबर्ट वाड्रा पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तो इसलिए वो तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिनिधि बनकर आ रही हैं, तो इसलिए हमले के तो और बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। अब सवाल ये कि प्रियंका का राजनीति में आना सरप्राइज एंट्री जरूर है, लेकिन क्या वाकई प्रियंका की एंट्री ने बीजेपी के दिग्गजों की नींद काफूर कर रखी है? सियासी जानकारों को ये बात मालूम है कि यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, और विरोधी दल के नेता भी जानते हैं कि प्रियंका की राजनीति में एंट्री सत्ता में वापसी के समीकरण को बिगाड़ सकती है। इसीलिए प्रियंका पर सियासी हमले भी तेज हैं और नेताओं की बदजुबानी भी नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरी दुनिया में अंग्रेजी का एक शब्द प्रचलित है, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, यानी कि एक ऐसी राजनीतिक चाल जो कि हर जगह भूचाल ला दे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास यह बढ़त रही हमेशा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने डिसरप्टिव पॉलिटिक्स के कई नमूने सामने रखे। मसलन नोटबंदी डिसरप्टिव पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नमूना था। जीएसटी का फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स। अब कांग्रेस ने डिसरप्टिव पॉलिटिक्स को अपने अंदर घुसा लिया है, अपने अंदर समा लिया है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रिय राजनीति में भागीदारी एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स का बेहतरीन चाल है या नमूना है जो कांग्रेस ने सामने रखा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल जैसे कि प्रियंका गांधी की एंट्री से बीजेपी में इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को नहीं समझ पा रही कि प्रियंका गांधी को कैसे काउंटर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने शायद प्रियंका गांधी को अपनी चुनाव की रणनीति में फैक्टर ही नहीं किया था। क्या प्रियंका गांधी को बीजेपी से एक तरह से नुकसान होने की आशंका है? क्योंकि प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में आ जाएंगी
भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इसे अभी सोचा ही नहीं होगा। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी रणनीति पर एक बार फिर से विचार करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ जो निजी हमले कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका फायदा प्रियंका गांधी को बहुत मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, खिसियाहट में आप बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि आज जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं दरअसल वो उनकी खुद की खलबलाहट और खिसियाहट है। अन्यथा किसी भी भद्र महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करना क्या अपने आप में भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? अपनी मर्यादा के विपरीत बयान दे रही हैं। बौखला गए हैं लोग, क्योंकि 50 वर्षों तक सत्ता का दम भरने वालों को अब ये आभास हो गया है कि 50 दिन में उनको अब जाना है। देश की महिलाओं से वोट पाए और अब आए दिन अपनी जो महिला विरोधी सोच है उसका प्रमाण पत्र इस शब्दों से देते हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जी की एंट्री से जो बौखलाहट है और खिस्यानपट है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, इनके शब्दों से बयान होते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपके सामने स्पष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खुद बौखलाई हुई है या शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में वो क्या करें। शिवसेना ने एक अलग ही राय इख्तियार की है। शिवसेना ने सामना पत्र में स्पष्ट तौर से लिखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने से भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। अब जरा ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना को ऐसा प्रतीत तो होता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी के खेल को बिगाड़ सकती हैं, तो जाहिर सी बात में इस धुएं में कुछ तो आग होगी कहीं पर। जरूर मैं मानता हूं कि लोग इंतजार कर रहे थे प्रियंका कब राजनीति में आई और उनको सही वक्त पर लाया है। और कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब जनता कितना स्वीकार करती है वो जल्दी पता चलेगा। शिवसेना अगर यह मानती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय राजनीति में दखल देना या उतरना कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ साथ इस बात की चर्चाएं भी बड़ी आम हैं, क्योंकि जैसे ही कल ये खबरें आई सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कांग्रेस के एक बड़े खेमे ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेना प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए शायद ज्यादा आसान होगा और बड़ा निर्णायक भी होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वो हिंदुस्तान 31 जनवरी को आएंगी, 1 फरवरी को अपना कार्यभार संभालेगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो स्पष्ट कर सकती हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति के में कदम रखने के साथ ही वाराणसी से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं और साथ ही साथ रायबरेली से भी। अब देखना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा करती क्या है। प्रियंका गांधी वाड्रा वैसे तो अब तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन जब भी वो हमले करती थीं, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी होते थे। तंग नजरिए वालों को दूरदर्शी बातें समझ में नहीं आती। जो लोग राजीव जी की आलोचना करते थे, आज वही लोग राहुल जी की आलोचना करते। इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सदे हुए शब्दों से तीखे हमले करना प्रियंका का अंदाज है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति के मैदान में कूद चुकी हैं। मामला चुनावी है, मुकाबला कड़ा है, लिहाजा बीजेपी नेताओं को भी मालूम है कि सियासी मैदान से प्रियंका जब गरजेंगी तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी क्यों बनाया गया? उनका तो दायित्व और बढ़ना चाहिए था, जैसा उनका नाम चलता है। कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान देना भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बात पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोदी को सीधे टक्कर देने की है। प्रियंका जब से राजनीति के मैदान में आई हैं, उसी दिन से बात मोदी और प्रियंका के मुकाबले की होने लगी थी। अब सोशल मीडिया में खबरें ये भी वायरल हैं कि प्रियंका वाराणसी से मोदी को टक्कर दे सकती हैं
और इस बात का इशारा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी किया था। वाराणसी से प्रियंका ना भी मैदान में उतरे तो पूर्वी यूपी की कमान सौंपने का मतलब ही योगी और मोदी के रथ को रोकना है। और वैसे भी बीजेपी के जानकार ये मानते हैं कि प्रियंका जब देश भर में रैलियां करेंगी तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनका करिश्मा कमाल कर सकता है। Actually, this decision was taken some years back. I've been having a discussion with my sister about her joining politics, and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. So this was a discussion that we've been having for a while now. हालांकि हकीकत यह भी है कि प्रियंका गांधी ने खुद को अब तक रायबरेली और अमेठी तक ही समेट कर रखा था और रायबरेली अमेठी की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट हुआ करती थी। ऐसे में इस बार परीक्षा प्रियंका गांधी वाड्रा की भी होगी। अगर 2019 में उनका जादू चल गया तो फिर कांग्रेस जश्न मनाएगी और अगर प्रियंका का सियासी असर फ्लॉप रहा तो फिर सीधे सीधे गांधी नेहरू परिवार की विरासत पर सवाल उठने लगेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। वाराणसी में मोदी और गोरखपुर में योगी। अब इस पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर जो स्थिति बन रही है, जो समीकरण बन रहा है, उसमें अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी भूमिका होगी तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में एंट्री पर क्या कहा, यह जानना आवश्यक है। देखिए, 0+0 हमेशा 0 ही होता है। प्रियंका जी पहली बार राजनीति में नहीं हैं। 2014 और 2017 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को लीड किया था। कांग्रेस की जो दुर्गति उस समय हुई थी वही स्थिति इस बार भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश के अंदर पूरी लड़ाई 70 बनाम 30 की होगी। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2017 के इतिहास को पुनः दोहराएगी। और आइए बात करते हैं सीबीआई के छापेमारी की, जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो रहा है। एक कथित जमीन आवंटन घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कई घरों पर और ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कांग्रेस के इस पूरे मामले पर कांग्रेस में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि इस छापेमारी के तहत 15 बिल्डर्स के ऊपर भी छापेमारी की गई है, जिन्होंने अपनी भूमिका इस पूरे कथित घोटाले से अलग रखने की बात कही है। हरियाणा के पूर्व सीएम के घर जब सीबीआई की टीम पहुंची तो सियासी उबाल भी मचा, सियासी कोहराम भी नजर आया और छापेमारी को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश भी नजर आई। रोहतक सहित दिल्ली एनसीआर के 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। निशाने पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ये वही एफआईआर की कॉपी है जिससे सियासी विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। आरोप गलत तरीके से जमीन आवंटन का है। एफआईआर की कॉपी में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर नाम हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। सुबह सुबह सीबीआई की टीम जब रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंची तो वो घर पर ही मौजूद थे। छापेमारी पूरे होने तक किसी को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये समझते हैं कि ऐसी बातें करके मेरी आवाज दबा सकेंगे। मेरी आवाज नहीं दब सकती। मैं एक परिवार से हूँ। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 2009 में कथित जमीन आवंटन में अनियमितता को लेकर है। आरोप है कि गुड़गांव में 1417 एकड़ की जमीन अधिग्रहण के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। कांग्रेस पूरे मुद्दे में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। छापेमारी के मामले में दबी जुबान में जांच एजेंसियों को भी चेतावनी दी जा रही है। जो हमारी देश की जांच एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, उनको कानून की परिधि में काम करना चाहिए। सरकार के इशारे पर वो सरकार के राजनीतिक विरोधियों को तंग करने का हथियार ना बने, ये मेरी उनको चेतावनी है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले भी हुड्डा के शासनकाल को मुद्दा बनाया था और सत्ता हासिल करते ही विभिन्न मामलों की जांच का आदेश दिया था। हरियाणा बीजेपी के नेता कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। यदि आज सीबीआई ने कोई इंक्वायरी की है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा
और इसको मैं आप जिस प्रकार से होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी टीम अभी चलाएगी कि ये राजनीति की प्रेरणा से, राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ये वो बोल लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा का सियासी माहौल सरगर्म है। जींद में 28 जनवरी को उपचुनाव होना है। कांग्रेस के नेता छापेमारी की वजह चुनाव को बता रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।